नमस्कार। आज हम राजनीतिक विज्ञान का पांचवा चैप्टर शुरू करेंगे कक्षा 7 का, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से महिलाएं विश्व को बदल सकती हैं। तो हमने अभी तक पिछली कक्षा में ये देखा कि किस तरीके से भेदभाव रहा है गर्ल्स और बॉयज़ में। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बदलाव आया है और किस तरीके से आगे और बदलाव आ सकता है। अब जब हम जॉब की बात करते हैं या शिक्षा की बात करते हैं तो मुख्यतः कुछ क्षेत्र हैं जो कन्याओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से एक स्टीरियोटाइपिंग होता है जिसमें आप किसी एक सेक्स के प्रति अपने दिमाग में एक मानसिकता बना लेते हैं कि ये इस कार्य के लिए परफेक्ट है। तो जैसे हम कहते हैं कि मैथ्स की फैकल्टी लड़कों की बेटर होती है लड़कियों से, तो जो इंजीनियरिंग के जॉब्स हैं वो मुख्यतः बॉयज़ के लिए रिजर्व्ड हैं। तो इस तरीके के जो स्टीरियोटाइप्स आते हैं उनको हटाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं और किस तरीके से कार्य किया गया है उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि अगर साइंस सब्जेक्ट लेना है तो बॉयज़ को ये कहा जाता है कि 10th के बाद साइंस का सब्जेक्ट लिया जाए, बहुत छोटी उम्र पे रोना नहीं चाहिए, लड़के रोते नहीं हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो स्टीरियोटाइपिंग होती है। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो तब हम देखते हैं कि जो शिक्षा थी वो मुख्यतः घरों से शुरू होती थी। उस समय स्कूल नहीं होते थे, कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं होती थी, तो जितनी भी शिक्षण प्रणाली है वो घर से ही शुरू होती थी और घर के ही कामों पे सिमट जाती थी। अब जैसे हम देखते हैं एक कुम्हार है जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो जो कुम्हार का काम है वो एक मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी ही करेगा, पर जो मिट्टी लाना है, मिट्टी के लिए उसका पूरा सांचा बनाना है, वो सारे कार्य महिलाएं करती थी। तो कुछ कार्य महिलाओं के लिए रिजर्व थे या उनके लिए निश्चित थे कि वो किस तरीके के कार्य करेंगी। पर धीरे धीरे समाज में बदलाव आया और ये सारी व्यवस्था, ये सारी शिक्षण प्रणाली जो है वो बदली। तो अगर हम 1960 में देखें और 2001 में देखें तो सेंसस का डेटा हमें ये बताता है कि उस समय जो लिटरेसी रेट है, जो शिक्षण रेट है, अगर हम वो देखें तो महिलाओं में वो मात्र 15% थी, जबकि पुरुषों में 40% थी। और 2001 में ये पुरुषों और महिलाओं में इसकी वृद्धि होकर 76% और 54% हो गई। तो इससे दो चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम इसी ग्राफ में नीचे देखें तो इससे दो चीज़ें सामने आती हैं कि पहला तो महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है, और दूसरा जो महिलाओं और पुरुषों में शिक्षा का गैप था या अंतर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पर 40 और 15 था, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है, और ये धीरे धीरे अब लगभग 20% तक का अंतर रह गया है। तो ये दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं जो कि हमें ये रियलाइज़ करवाती हैं या हमें मदद करती हैं समझने में कि किस तरीके से समाज में बदलाव आए हैं। अब समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ लोगों ने भरसक प्रयास किए थे, उसमें से कुछ के बारे में आज हम समझेंगे। पहला है रमाबाई। रमाबाई को बाद में लोगों ने पंडिता का दर्जा दिया। ये मुख्यतः पूना के खेतगांव इलाके से हैं और इन्होंने वहाँ पर अपना एक मिशन शुरू किया था 1898 में, और मुख्यतः इनका उद्देश्य ये था कि वहाँ पर जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि गरीब तबके से आती हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए और वो अपनी खुद की रोज़मर्रा और अपनी जीविका निकाल सकें। ये खुद कभी स्कूल नहीं गई, पर फिर भी ये संस्कृत को पढ़ भी सकती थी और लिख भी सकती थी। इन्होंने खुद से संस्कृत भाषा को अपनाया और सीखा। इसी तरीके से राजसुंदरी देवी का एग्जाम्पल है जो कि पश्चिम बंगाल से आती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। उस समय पर महिलाओं का पढ़ना वर्जित था। ऐसा माना जाता था कि अगर महिलाएं पढ़ाई करेंगी तो वो परिवार के लिए बुरा संकेत होगा, वो परिवार में कुछ बुरा ला सकता है। तो इसके लिए पढ़ाई बिल्कुल ही वर्जित थी। पर राजसुंदरी देवी को शादी के बाद भी ये मंजूर नहीं था, वो छुप छुप कर अपनी पढ़ाई करती थी। तो उनके घर पे एक किताब थी जिसका नाम था चैतन्य भागवत, जो कि एक साधु की ज़िंदगी के ऊपर लिखी हुई किताब है। तो उसके कुछ पन्ने निकाल के वो अपने पास रख लेती थी और जब भी उन्हें समय मिलता था उसको पढ़ने का और समझने की कोशिश करती थी खुद से।
उन्होंने खुद से ही पढ़ना और समझने की कोशिश की और फाइनली वो उसको समझ पाई, और बाद में उन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने जीवन की कहानी लिखी बांग्ला भाषा में, जिसको आमार ज़बान कहा गया है। और ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। दूसरा इनसे मिलता जुलता एक और एग्ज़ाम्पल है जो रोकिया शकावत हुसैन का है। ये भी एक बहुत ही अमीर परिवार से आती थी, पर जैसा कि हमें विदित है कि उस ज़माने में पढ़ाई अलाउड नहीं थी, पढ़ना अलाउड नहीं था। इनको बांग्ला और इंग्लिश नहीं आती थी, इनको सिर्फ उर्दू लिखना और पढ़ना आता था। पर इन्होंने अपने बड़े भाई और बड़ी बहन की मदद से धीरे धीरे पढ़ना सीखा और इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, जो कि 1905 में पब्लिश हुई। और इसमें इन्होंने एक अजीब चीज़ की बात कही जिसको इन्होंने लेडी लैंड कहा, और इन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसी अनोखी दुनिया होगी जहाँ पर महिलाओं को हर तरह की फ्रीडम होगी, हर तरह की स्वच्छंदता होगी, वो पढ़ सकती हैं, वो कार्य कर सकती हैं, और वहाँ पर उनके ऊपर कोई भी आक्षेप विक्षेप नहीं लगाए जाएंगे। तो इस तरीके का इनका एक माइंडसेट था। और फाइनली 1910 में इन्होंने कन्याओं के लिए एक विद्यालय चालू किया कलकत्ता में। अब अगर हम देखें तो हालांकि आज की डेट में हम बोलते हैं कि लिटरेसी बहुत बढ़ गई है, पर फिर भी कुछ एज के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कूल लीविंग। तो जनरली ये देखा गया है कि 4 साल तक कन्याएं स्कूल में रहती हैं, पर यही रेशो मुस्लिम कन्याओं के लिए सिर्फ 3 वर्ष रहता है। कई कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ कारण ऐसे हैं कि जाने आने की सुविधा नहीं हो पाती, पेरेंट्स भेजने में इच्छुक नहीं होते, कई बार पेरेंट्स स्कूल की कॉस्ट बियर नहीं कर पाते हैं, कई बार स्कूल में प्रॉपर स्टाफ नहीं होता है, और कई बार डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत, भेदभाव के कारण नहीं भेजा जाता है। पर इन सब को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के मूवमेंट आए सोसाइटी में। मुख्यतः जो मूवमेंट आए वो स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था को लेके और वायलेंस को लेके थे। ये सारे एफर्ट्स जितने भी थे ये या तो हर आदमी ने इंडिविजुअल लेवल पे किया या एक मास मूवमेंट टाइप बना जो कलेक्टिव लेवल पे हुआ, और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी। नुक्कड़ नाटक के तहत, ड्रामा के तहत, पब्लिक मीटिंग्स, गानों के तहत, और जितना भी भेदभाव है उसको हटाने की बात कही गई। तो उसके लिए अलग अलग पब्लिक रैली निकाली गई, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, और बहुत सारे नए कानून लाए गए। ये कानून मुख्यतः, जैसा कि अगर अपन अभी देखते हैं तो डाउरी के लिए, दहेज प्रथा के लिए मुख्यतः आए थे, जो 1980 में बहुत बड़ा इशू बना था भारत में। और सत्या रानी जो थी वो एक एक्टिव मेंबर थी जो दहेज प्रथा के अगेंस्ट में बोली, और जिन्होंने जो अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी। और फाइनली 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेंस डे या विश्व महिला दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस चैप्टर में बताई गई हैं। आगे के चैप्टर्स में हम मास मीडिया और एडवर्टीजमेंट के बारे में समझेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। धन्यवाद।